हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण के बारे में, जो हमारे रिसर्च की या हमारे अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधियों के रूप में हम प्रयोग करते हैं कि जब हम बात कर रहे हो गुणात्मक तथ्यों की, तो गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार से हम उसके स्रोत तक पहुंच सकते हैं, या किस प्रकार से गुणात्मक तथ्यों को परिमाणात्मक तथ्यों में परिवर्तित करने की जो हमारी विधि है, उस विधि को हम क्या कहते हैं, अंतर्वस्तु विश्लेषण या कंटेंट एनालिसिस की बात यहाँ पर हम आज करने जा रहे हैं। क्या है फ्रेंड, हमारी अनुसंधान से संबंधित विधि है यह, का नाम क्या है, अंतर्वस्तु विश्लेषण। क्या है? वस्तु विश्लेषण। आज हम समझेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण के बारे में कि वास्तव में यह जो विधि है कैसे समाजशास्त्र में आई, इस विधि को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, क्या इसकी महत्व है या क्या इसकी त्रुटियां हो सकती हैं, इन सब के बारे में हम आप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि यह जो विधि है इसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह विधि कैसी है, गुणात्मक तथ्यों को परिमाणात्मक तथ्यों में बदलने में सहायक। ठीक है, पहली बात तो अनुसंधान विधि है, या हम ये कह सकते हैं अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण विधि। अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण विधि, प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण विधि। देखिए, विधियां सभी महत्वपूर्ण हैं। हम किसी भी विधि को यह नहीं कह सकते कि भाई कोई विधि महत्वपूर्ण नहीं है, तो ऐसा हम किसी विधि के लिए नहीं कह सकते। सभी विधि अपने अनुसंधान के अनुसार कि किस प्रकार का अनुसंधान है, अनुसंधान परिमाणात्मक है, अनुसंधान गुणात्मक है, अनुसंधान घटना का विशेष का है, किस प्रकार का अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान है, अन्वेषणात्मक अनुसंधान है, किस प्रकार का अनुसंधान है, जिस प्रकार का अनुसंधान होगा उसी प्रकार से हम विधियों का यहाँ पर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? तो यह अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण या अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण विधि या प्रविधि के रूप में हम इसे जानते हैं। आगे बात करें कि देखिए समाजशास्त्र में जो अध्ययन हो रहे हैं, यदि हम बात करें समाजशास्त्र में अध्ययन किस प्रकार के होते हैं, आप कहें सर समाजशास्त्र में जो अध्ययन किए जा रहे हैं वह अध्ययन अधिकांशतः कैसे हैं, सामाजिक अध्ययन है। अब सामाजिक की अध्ययन की जो प्रवृत्ति है, देखिए किसी सामाजिक घटना का अध्ययन किया जा रहा है तो उस घटना की प्रवृत्ति कैसी हो सकती है, गुणात्मक हो सकती है। अधिकांशतः प्रवृत्ति कैसी होंगी, गुणात्मक है। कि हमारे सामाजिक अनुसंधान की प्रवृत्ति कैसी होंगी, सामाजिक, यहाँ पर हम घटना की बात कर लेते हैं, घटना की प्रकृति कैसी होंगी, सामाजिक घटना की प्रकृति। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सामाजिक घटना की जो प्रकृति है वह अधिकांश कैसी होने वाली है, भाई गुणात्मक ही होने वाली है। कैसी होगी, जब हम प्रकृति की बात करते हैं इसकी प्रकृति कैसी निकलती है, गुणात्मक। ठीक है ना। हमने दो प्रकार के तथ्य पढ़े, एक गणनात्मक और दूसरे तथ्य हमने क्या देखे थे, गुणात्मक तथ्य देखे थे। गुणात्मक तथ्यों में हम क्या देखते हैं, किसी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है, किसी गुण के बारे में बताया जा रहा है। इस प्रकार से जब अध्ययन किया जा रहा है, इस प्रकार के जो तथ्य रहते हैं वे हमारे क्या होते हैं, क्वालिटेटिव फैक्ट या गुणात्मक तथ्य रहते हैं। दूसरे हमने क्या देखे थे, क्वांटिटेटिव यानी कि परिमाणात्मक, जिनको हम परिणाम या गणनात्मक, जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी क्वांटिटी की बात की जा रही थी। दो प्रकार। लेकिन जब हम सामाजिक घटना की बात करें तो यहाँ की प्रकृति हम कैसे देखते हैं कि भाई गुणात्मक प्रकृति है। अब यही जो गुणात्मक प्रवृत्ति है, भाई अध्ययन तो हमें करना है, लेकिन इस गुणात्मक प्रवृत्ति किस प्रकार है, तो भाई हमने यहाँ कहा कि सामाजिक घटना, पहली बात तो हमारी गुणात्मक हो गई, और दूसरी बात क्या होती है, सामाजिक घटना अमूर्त होती है। कैसी होती है, अमूर्त घटना होती है। देखिए सामाजिक घटना की दो विशेष चीज क्या है, एक गुणात्मक प्रवृत्ति क्वालिटेटिव नेचर की बात की जा रही है, दूसरी अमूर्त होती हैं, मूर्त नहीं है भाई सामाजिक घटना। मैंने कहा कि वह व्यक्ति बहुत बुरा है, तो क्या दिख रहा है आपको, आधार क्या होंगे, आधार मेरे अनुसार होंगे, क्या भाई इस आधारों पर मैं रखूंगा, कोई अथेंटिक या वास्तविक आधार तो नहीं है। ये कहे कि हाँ ये आधार, देखिए भाई ये इस आधार से आप दिखा सकते हैं कि कोई आधार को,
नहीं दिखा सकते। तो मूर्त इसका स्वरूप नहीं होगा। तो स्वरूप कैसा होने वाला भाई? अमूर्त स्वरूप होने वाला। अब यदि इन पर अध्ययन किया जाए, कैसे? गुणात्मक और अमूर्त पर जब अध्ययन किया जाता है तो निश्चित बात है हमारे पास विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होने, ठीक है ना। यदि हमने बात की सामाजिक घटना की, तो अब इस पर हमारे पास क्या समस्याएं आने वाली हैं? जो भी हमारा विचारक है या हमारा रिसर्चर है, अनुसंधान करता, उसके समक्ष कोई तो समस्या आएंगी कि किस प्रकार से गुण का आकलन किया जाए, किस प्रकार से अमूर्त घटना को परिभाषित किया जाए। तो इसके लिए क्या है, ये क्या हमारी एक समस्याएं बनी। जैसे कि हम कहते हैं भाई, जो हमारी सामाजिक घटना है, सामाजिक घटना का विश्लेषण, सामाजिक घटना का विश्लेषण, इसका सामाजिक घटना का विश्लेषण। निश्चित बात है किसी चीज को हमें विश्लेषित करना है तो उसके लिए हमें कुछ तथ्य चाहिए, कुछ मूर्त फैक्ट चाहिए हैं, तभी हम विश्लेषण कर पाएंगे ना। भाई जैसे मैंने कहा ये पेन है, तो आप कहेंगे सर पेन का एक ऊपर का कवर होगा, उसके अंदर एक रिफिल होगी, उसमें इंक भरी होगी, उसमें एक पॉइंट लगा होगा, तभी हम ऐसी प्रकार की वस्तु को हम क्या कह पाएंगे? पेन कह पाएंगे, राइट। तो भाई इस पेन में हमने क्या देखा? कुछ मूर्त चीजें देखी ना भाई। रिफिल मूर्त दिखाई दे रही है आप सभी के लिए, पेन का कवर आपको दिखाई दे रहा है, पेन की निब आपको दिखाई दे रही है, पेन के अंदर जो इंक है वह आपको दिखाई दे रही है। तो क्लियर बात है ये क्या हुआ? तभी आप कहें सर ये पेन हुआ। अब मैंने कहा कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई व्यक्ति कुरूप है, लेकिन ये हो सकता है कि मेरी मानसिकता हो। भाई व्यक्ति की जो प्रकृति है मेरे अनुसार कुछ और नजरिया हो सकता है, किसी व्यक्ति के अनुसार कोई और नजरिया हो सकता है। तो सामाजिक घटना का भाई विश्लेषण करने में हमें समस्या उत्पन्न होनी है। यहाँ पर क्लियर हुआ कि जो भी सामाजिक घटना है, सोशल फिनोमेना है, उसे यदि हम क्या करने जा रहे हैं? विश्लेषण करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या बेस बनने वाले हैं, क्या आधार होने वाले? वह आधार क्या सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है क्या? क्लियर हुआ। तो यह समस्या हमारे सामने आती। और क्या समस्या आएगी कि भाई सामाजिक अनुसंधान के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाए? भाई सामाजिक अनुसंधान जब किया जा रहा है तो सामाजिक अनुसंधान के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाए? सामाजिक अनुसंधान के लिए, इसके लिए सामाजिक अनुसंधान के लिए विधि का चयन, भाई किस प्रकार की विधि का चयन किया जाए? विधि का चयन या विधि का प्रयोग, हम किस प्रकार की विधि का प्रयोग करें, क्या लगाएं इसमें, ऐसी कौन सी विधि रखें? देखिए हमारे पास विधियां बहुत है, प्रश्नावली, अनुसूचित है, अनुसूची, हमारा निदर्शन है, अंतर्वस्तु विश्लेषण, कई प्रकार की विधि। लेकिन इस निश्चित सामाजिक घटना में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाए ताकि हम एक उचित निष्कर्ष पर पहुंच सकें? इसके लिए क्या है, यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो भाई यह भी हमारे लिए एक समस्या के रूप में है। फिर बात हम करते हैं कि जो हमारी सामाजिक समस्या सामाजिक घटना है, निश्चित बात है कि प्रत्येक सामाजिक घटना क्या होती है? अत्यधिक जटिल होती है। सामाजिक संबंधों को देखिए, सामाजिक घटना या सामाजिक संबंधों जब हम बात करते हैं सामाजिक घटना, तो सामाजिक घटना चूंकि कहाँ हो रही है भाई? समाज में हो रही है। और समाज में इस घटना को देखने के लिए कई नजरिए हैं, कई नजरिए हैं या नहीं? अब यदि सभी अपने अपने नजरिए से किसी घटना का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं, तो जटिलता काफी हो जाएगी। भाई किस व्यक्ति के अध्ययन को हम वास्तविक माने? जैसे एक सरल सा उदाहरण यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेता हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने क्या रखा है? सभी ने हाथी देखा, मैंने यहाँ पर हाथी रख दिया, एलिफेंट रख दिया। अब मैंने एक आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछा कि भाई इसके बारे में आप बताएं, क्या है? हाथी एक पशु है, ये सभी को पता है। मैंने कहा कि भाई हाथी के बारे में आपकी क्या राय है, यहाँ पर बताएं। अब यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहली बात हम क्या करते हैं? अवलोकन की बात, ऑब्जर्वेशन। उस आध्यात्मिक व्यक्ति ने इस हाथी को देखा और देखने के बाद क्या कथन कहे? कथन में निकल के हमारे पास आता है कि भाई यह महावत है, इसे हम पूजा करते हैं, गणेश जी का प्रतिनिधि के रूप में मान। ये किसके कथन है भाई? ये कथन एक आध्यात्मिक यानी कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे रिसर्चर के कथन निकल गया जो किस दृष्टिकोण को अपना रहा है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपना रहा है, एक धार्मिक दृष्टिकोण को अपना रहा।
क्लियर हुआ। अब भाई मैं एक दूसरे व्यक्ति के पास जाता हूँ, जैसे मैंने कहा एक रासायनिक व्यक्ति के पास मैं गया, जो रसायन का वैज्ञानिक है, मैं उस व्यक्ति के पास जाता हूँ, या मैं सीधे कहूँ कि भाई एक रसायन शास्त्र वाले व्यक्ति के पास हम पहुंचे और हमने कहा भाई इसके बारे में आप बताइए। उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन किया था कि ऑब्जर्वेशन तो हमारे रिसर्च का पहला हिस्सा बन जाता है। देखा तो वह क्या कथन कहें, तो उन्होंने हाथी का रासायनिक स्ट्रक्चर बताया कि भाई हाथी के अंदर ये गैस पाई जाती है, लिक्विड पाया जाता है, इस प्रकार से हाथी इन चीज़ों का प्रयोग करता है और अपने जीवन को जीता है। चलिए फिर हम और निकले, तो हमने एक भौतिक शास्त्री से बात की, इससे भौतिक शास्त्र के व्यक्ति बात की भाई यहाँ पर हमने। तो भौतिक शास्त्र के व्यक्ति ने जब हमने कहा सर ये के बारे में बताएं आप, ठीक है, उन्होंने भी अपना ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने बताया हाथी का फिजिकल कि भाई हाथी की जो माप है इतनी होती है, हाथी जंगल का बहुत बड़ा प्राणी है, हाथी के अंदर ये इतनी लंबी सूंड होती है, इतने अभी पाँव होते हैं, इतना इसका शरीर का स्ट्रक्चर रहता है, ये सारी चीज़ें इसने बताई भौतिक से। चलिए फिर हम आगे फिर पहुँचते एक जीव शास्त्री से भी मिल लेते हैं। हमने कि चलो भाई एक जीव शास्त्री से मिला जाता है और हम जीव शास्त्री के पास पहुंचते हैं। हमने उनसे राय लेने का यहाँ पर प्रयास किया, उनका कथन क्या रहा, उन्होंने भी अपना ऑब्जर्वेशन किया और उनके द्वारा क्या बताया गया, हाथी के जीवन के बारे में बता दिया गया कि भाई इनकी आयु इतनी होती है, ये अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा है, यानी कि जीव लाइव जो हम बात कर रहे हैं वो इन्होंने बताया। भाई हाथी तो एक ही था ना, हाथी तो एक ही था, नजरिए कई आ गए आपके सामने। तो वही चीज है, इसी प्रकार से जब हम सामाजिक घटना का अध्ययन करने जा रहे हैं तो यही जटिलता हमारे सामाजिक घटना में आती है। तो उस जटिलता को सरल कैसे किया जाए, सबसे बड़ी समस्या हमारे पास क्या आती है कि जो सामाजिक समस्या का हम अध्ययन कर रहा है, उसकी घटना का जो कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जटिलता, जो सामाजिक घटनाओं में जटिलता से सरलता तक कैसे पहुंचा जाए, जटिलता से सरलता तक भाई कैसे पहुंचा जाए, यह हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। किसमें, हमारे सामाजिक घटनाओं में। यदि मैं किसी केमिकल का अनुसंधान केमिकल पर रिसर्च कर रहा हूँ तो निश्चित बात एक सीमित दायरा है मेरा, मैं केमिकल बाउंडिंग पर देख लूंगा, उनके अणु परमाणु के आधार पर देख लूंगा, एक निश्चितता हो गई। लेकिन सामाजिक घटना देख, केमिकल रिएक्शन का निश्चित बात है, जिस प्रकार हम केमिकल रिएक्शन में देखते हैं भाई हमने क्या हुआ H+O2 कर दिया, तो निश्चित बात है हमें क्या मिलने वाला है, H, ये हमारे सामने निकल के आ जाता है ना। तो यही बात हम बता रहे हैं कि ये एक निश्चित, लेकिन सामाजिक घटना का तो अलग अलग हमारे सामने नजरिया मिल रहा है। तो क्लियर, ये हमारे पास क्या बनती है, मूलभूत हमारे पास यह समस्या निकल के आती है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब जब इस प्रकार से समस्याएं आएंगी, यही हम समाधान भी देख लेते हैं, तो हमारे विद्वान जो रहेंगे वो किस प्रकार से कहेंगे कि भाई आखिर इन समस्याओं का हम समाधान किस प्रकार से देखें। तो विद्वानों का कहना क्या रहा है यहाँ पर, भाई विद्वानों को देखते हैं। तो हमारे जो विद्वान रहे, अब भाई विद्वान कुछ तो बोलेंगे, जो हमारे विद्वान हैं इनका कहना क्या रहेगा, इनका कहना रहा कि भाई आप जब सामाजिक घटना का अध्ययन कर रहे हैं, किसका, सामाजिक घटना का जब आप अध्ययन कर रहे हैं, तो इस अध्ययन में आप किस प्रकार की पद्धतियों या प्रविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, विद्वानों ने विषय सामग्री को अलग अलग भागों में बांट दिया। इन्होंने कहा सामाजिक घटना का अध्ययन करते समय विषय वस्तु को अध्ययन करते समय जो भी आपकी विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर जो भी है, उसके विभिन्न भाग कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सामाजिक घटना का अध्ययन करते समय विषय वस्तु को जो आपकी विषय वस्तु है, विषय वस्तु को विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन कर लीजिए। विषय वस्तु को विभिन्न भागों में बांटकर क्या कर लीजिए, विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन कर लीजिए। विभिन्न भागों में आपने बांट दिया, भागों में बांटकर भाई अध्ययन कर लीजिए।
क्लियर हुआ। पहला एक समाधान हमारे पास क्या आता है कि भाई विषय वस्तु ऐसी है हमारे पास जितनी भी, उसे कुछ छोटे 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 टुकड़ों में हम बांट दें या वर्गीकृत कर लें, उसके बाद हम क्या करें, उसका अध्ययन कर लें। पहला हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है। तो इस प्रकार से जो अध्ययन हुआ, अब विषय वस्तु एक थी, जैसे हमने कहा कि भाई यहाँ पर हम अध्ययन करने किसका गए थे, हाथी का अध्ययन करने गए थे भाई हम, ठीक है ना। इस हाथी के अध्ययन को हमने कहा कि भाई धार्मिक आधार पर अलग कर लीजिए भाई अध्ययन, कैसा कि धार्मिक आधार पर अलग अध्ययन कर लीजिए, रासायनिक आधार पर अलग अध्ययन कर लीजिए, भौतिक आधार पर अलग अध्ययन कर लीजिए। यही प्रक्रिया जो हमारे सामने निकल के आती है यही कहलाती है फ्रेंड, क्या कहलाती है, जब आप एक विषय को लेकर उसका कई भागों में विभाजन कर देते हैं और फिर जब उसका अध्ययन कर रहे होते हैं तो वह अध्ययन की पद्धति क्या निकल के आती है, वही अध्ययन पद्धति हमारे लिए कहलाती है क्या, अंतर्वस्तु विश्लेषण। क्या कहलाती है, अंतर्वस्तु विश्लेषण कहलाती है। क्लियर हुआ भाई, अंतर्वस्तु विश्लेषण कहलाती है। यहाँ तक जो हमने समझा कि अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या है, क्लियर है, अंतर्वस्तु विश्लेषण कहलाती है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारा अंतर्वस्तु विश्लेषण रहा इसका विकास कैसे हुआ। तो जब हम बात करते हैं किसकी, अंतर्वस्तु विश्लेषण का विकास कैसे हुआ, ठीक है ना। जब इसकी विकास की बात आते हैं तो सर्वप्रथम इसे किसके द्वारा लिया गया, तो 1926 में हम इसे देखते हैं कि 1926 में इसके विकास का जो श्रेय रहा, विकास पत्रकारों जो हमारे न्यूज़ रीडर रहते हैं, पत्रकार रहते हैं, उनकी प्रेरणा के लिए 1926 में है विकास पत्रकारों की, इसकी पत्रकारों की प्रेरणा के लिए, पत्रकारों की प्रेरणा के लिए कब हुआ भाई, 1926 1926 में यह हमारा जो हमारी रही अंतर्वस्तु विश्लेषण यहाँ से प्रारंभ होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले की यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम इसका विकास किसके द्वारा किया गया, सर्वप्रथम की यदि हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे पास कौन आते हैं, मैलकॉम बिल्ली, क्या नाम है, हमें ध्यान रखना, मैलकॉम बिल्ली जो हमारे रहे हैं, सर्वप्रथम मैलकॉम बिल्ली, इनके द्वारा यह सबसे पहले प्रयोग किया गया। यह वास्तव में कहाँ थे, तो ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे उस समय, 1926 में ये क्या थे, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे। कौन भाई, मैलकॉम बिल्ली छात्र हुआ करते थे जिन्होंने सर्वप्रथम अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रयोग किया। अब विश्लेषण इस विधि का प्रयोग किया तो भाई कैसे किया या कब किया, तो समाचार पत्रों में, कैसे, समाचार पत्रों में सबसे पहला प्रयोग, समाचार पत्रों, ठीक है, समाचार पत्रों में विश्लेषण किया। और विश्लेषण के बाद इनकी जो शीर्षक रहा वह क्या था, द काउंट्री न्यूज़पेपर, क्या था इनका, द काउंट्री न्यूज़पेपर। इस शीर्षक से इनका जो इस विधि का प्रयोग रहा वो किस शीर्षक से रहा, द काउंट्री न्यूज़पेपर से रहा। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो भाई मैलकॉम बिली थे। कब आए, 1926 में यह इनके द्वारा किया गया। फिर इसी जैसा एक और हमारा इस विधि को लेकर प्रयोग किया गया, जो कब किया गया, जो रहा इनका 1930 में। दूसरा यदि हम बात करें, यह 1926 में प्रयोग रहा था, फिर ये 1930 में रहा इसी प्रकार का अध्ययन या प्रयोग। तो इसमें किस किस के द्वारा किया गया, तो इसमें थे वुडलैंड, कौन कौन से व्यक्ति रहे 1930 में जो प्रयोग किया, तो भाई यहाँ पर थे आपके वुडलैंड, वुडलैंड के साथ ही साथ एक व्यक्ति और थे, हेरोल्ड, है ना, इनके साथ। और इनका जो शीर्षक रहा, इनका भी एक रहा, तो इस शीर्षक से क्या इनका रहा, फॉरेन न्यूज़ इन
फॉरेन न्यूज़ इन अमेरिकन अमेरिकन मॉर्निंग न्यूज़पेपर, आई थिंक, हाँ, मॉर्निंग न्यूज़पेपर। यह इनका शीर्षक रहा, किसका भाई, जब इनके द्वारा 1930 में अध्ययन किया वुडलैंड और हेरोल्ड के द्वारा, उनका शीर्षक क्या रहा, उनका शीर्षक रहा फॉरेन न्यूज़ इन अमेरिकन मॉर्निंग न्यूज़पेपर। अब देखिए, जब न्यूज़पेपर की बात आती तो इनके द्वारा अध्ययन कैसे हुआ, न्यूज़पेपर के जो कंटेंट थे उन कंटेंट को लिया गया और वहाँ पर प्रयोग किया गया। दो प्रकार से हमने देखा भाई, सर्वप्रथम मैल्कॉम विली के द्वारा प्रयोग किया गया जो 1926 में रहा, शीर्षक क्या, द काउंट्री न्यूज़पेपर रहा। दूसरा प्रयोग हमने कब देखा, 1930 में वुडलैंड और हेरोल्ड के द्वारा अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रयोग किया गया, जो शीर्षक रहा फॉरेन न्यूज़ इन अमेरिकन मॉर्निंग न्यूज़पेपर रहा। ठीक है ना, यह हमारा प्रारंभ था। अब हम यदि समाजशास्त्रियों का दृष्टिकोण देखें तो भाई पीवी यंग हमारे क्या कहते हैं इसके बारे में, पीवी यंग का अंतर्वस्तु विश्लेषण के बारे में किस प्रकार से परिभाषित किया गया, पीवी यंग क्या कहते हैं, तो पीवी यंग का कहना क्या रहा कि जो अंतर्वस्तु विश्लेषण है, इस विश्लेषण को मूल रूप से क्या मानते, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित करके लिख दिया। इन्होंने क्या कहा कि भाई जब अंतर्वस्तु विश्लेषण की बात आती है तो साक्षात्कार, ठीक है ना, सबसे पहली बात करते हैं, साक्षात्कार भी इसमें शामिल है, भाई प्रश्नावली भी शामिल है इसमें, इन्होंने कहा है ना, प्रश्नावली की बात भी इन्होंने की, मौखिक विश्लेषण की बात भी हमारे पीवीएम करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो इन्होंने कहा मौखिक विश्लेषण, इसकी मौखिक, देखिए मैं सभी बताऊंगा कि मौखिक विश्लेषण किस प्रकार से आपके अंतर्वस्तु विश्लेषण में काम आता है, किस प्रकार से समय स्थान इसमें काम आता है, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कथन या वाक्य काम आते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण में, क्योंकि अंतर्वस्तु विश्लेषण का सीधे सा तात्पर्य है कि आप जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह एक का विभिन्न स्तरों पर अध्ययन आपने करना है। तो यहाँ हुआ अनुसूचियों को भाषागत, है ना, अनुसूचियों को भी इन्होंने कहा कि भाई अनुसूची भी यहाँ पर इन्होंने रखी, प्रश्नावली है, अनुसूची है, और किस किस को शामिल किया इन्होंने, देखिए साक्षात्कार को कर लिया, प्रश्नावली, मौखिक विश्लेषण कर लिया, अनुसूची कर ली, और तो और इन्होंने कहा कि भाषागत जो अभिव्यक्तियां होती हैं, कैसी, भाषागत, या हम ये कह सकते हैं, देखिए भाषागत की जब बात आ रही है तो हम स्पष्ट कह सकते हैं भाषागत यानी कि बोलने वाली चीज आ रही है, तो यह भी हम कह सकते हैं कि मौखिक जो अभिव्यक्तियां हैं, कैसी, मौखिक, तो यहाँ पर हम स्पष्ट लिख रहे हैं भाषागत अभिव्यक्तियां, इसकी बात की जा रही है, भाषागत अभिव्यक्तियां। तो जब भाषागत अभिव्यक्तियों को भी इनने सामने, और इन सब से मिलकर, इन सब से क्या हुआ, इन सब से मिलकर क्या किया है, तथ्यों के क्रमबद्ध, इन सबको मिलाकर तथ्यों के क्रमबद्ध, इन सब से जो तथ्य एकत्र हो रहे हैं उन तथ्यों को क्या कर दिया जाए भाई, क्रमबद्ध कर दिया, क्रमबद्ध करने के बाद क्या कर दिया जाए, उनका वस्तुनिष्ठ तथा गणनात्मक अध्ययन कर दिया जाए, क्रमबद्ध वस्तुनिष्ठ। देखिए जब हम अध्ययन की बात करें तो निश्चित बात है हमें वस्तुनिष्ठता तक पहुंचना पड़ेगा, वस्तुनिष्ठ, और इनके द्वारा कहा गया वस्तुनिष्ठ के साथ साथ कैसा, गणनात्मक, कैसा, गणनात्मक यदि अध्ययन है, गणनात्मक अध्ययन ही कर देते हैं हम, अध्ययन, तो उसे क्या कहा जाएगा भाई, उसे कहा जाएगा अंतर्वस्तु विश्लेषण। देखिए समझने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पर क्या देखा, पीवी यंग का कहना क्या रहा कि भाई साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, अनुसूचित है, मौखिक अभिव्यक्तियां हैं, ठीक है, मौखिक अभिव्यक्तियां, इन सब से जो तथ्य एकत्र हो रहा है उन तथ्यों को क्रमबद्ध कीजिए, और क्रमबद्ध करने के बाद उन्हें वस्तुनिष्ठ और गणनात्मक यदि आपने कर दिया तो वो क्या है, अंतर्वस्तु विश्लेषण। ठीक है, हम देखेंगे, देखिए अंतर्वस्तु विश्लेषण बहुत सारी खास बात आने वाली हैं आपके, इस प्रकार हमें पीवी यंग के बारे में अंतर्वस्तु विश्लेषण को हमने समझा। आगे यदि हम दूसरे विचारक को रखते हैं तो हम दूसरे विचारक को देखते हैं, भाई दूसरे विचारक क्या कहना चाहते हैं के बारे में, तो हम बात करते हैं किसकी, एक कपलॉन की बात यदि हम करते हैं,
ए कपलॉन क्या कहते हैं भाई अंतर वस्तु विश्लेषण के बारे में। तो इनका कहना क्या रहा कि अंतर वस्तु विश्लेषण क्या रहा कि जो अंतर वस्तु विश्लेषण है अंतर वस्तु विश्लेषण पद्धति एक दिए हुए पद्धति एक दिए हुए प्रवचन दिए हुए प्रवचन प्रबंध के अर्थों प्रबंध के, ठीक है अभी समझते हैं हम इस चीज को, अर्थों की एक व्यवस्थित, बहुत सरल डेफिनेशन है, बस शब्दों के कारण हम क्या हो जाते हैं कई बार उलझ जाते हैं कि इतने क्लिष्ट शब्द होने के कारण हम इसे याद कैसे रख पाएं, ये हमारे पास कई बार एक समस्या बन जाती है। एवं गणनात्मक रूप से व्याख्या कर दी, गणनात्मक रूप से, जैसी गणनात्मक रूप से व्याख्या करती है। हम देख करती क्या कह रहा है एक कपलन का क्या अंतर वस्तु विश्लेषण पद्धति, एक दिए हुए प्रवचन, जैसे मैं यहाँ से खड़ा हूँ और आपको बोलता जाता हूँ बोलता जा रहा हूँ बोलता ही जा रहा हूँ, तो एक तरह से हम देख सकते हैं भाई प्रवचन हो गया। अब प्रवचन के साथ साथ क्या जोड़ा गया, प्रबंध के अर्थ की, जो प्रवचन किया गया है, जो बोला गया है, जो वाक्यांश कहा गया है, उसका प्रबंध क्या है, किस प्रकार से रखा गया है, उसी व्यवस्थित एवं गणनात्मक है। देखिए यहाँ पर गुणात्मक की बात नहीं, गणनात्मक यानी जो बोला है उसकी गणना की जाए। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, अब मैंने मान के चलिए भाई मैंने 1 घंटे या 2 घंटे कुछ बोला, कितने घंटे भाई 1 घंटे या फिर मैंने 2 घंटे कुछ बोला, अब इस 2 घंटे में आपके पास कितना पहुंचा, वही आपकी कैलकुलेशन, वही गणनात्मक है। और यही चीज यह है कि अंतर वस्तु विश्लेषण किसके अनुसार, वही ये कपलन के अनुसार। क्लियर हुआ यहां तक? आगे आते हैं हम अंतर वस्तु विश्लेषण की कुछ खास विशेषताओं को देख लेते हैं भाई। विशेषता क्या क्या होने वाली अंतर वस्तु विश्लेषण की, चलिए विशेषताओं की बात करते हैं। तो देखिए विशेषताएं हम 2 प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले हम जो विशेषताएं देखने जा रहे हैं वह किसकी है, वह लिंडजे गॉर्डनर की। किसकी है विशेषताएं, लिंडजे गॉर्डनर की विशेषताएं देखते हैं। फिर हम इसके बाद देखेंगे कि मूल विशेषताएं आखिर निकल के हमारे सामने क्या आती हैं। तो इनके अनुसार जो विशेषताएं बताई गई हैं वो क्या विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता ये क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कि वस्तु परकता की बात की। सबसे पहली विशेषता बता दें कि अंतर वस्तु विश्लेषण क्या है, वस्तु परकता। जैसे कि हमने कहा है कि स्थिति क्या बन रही है कि आप विशेष वस्तु की ओर आग्रह करके ही अध्ययन कर रहे हैं, तो वस्तु परकता की बात की। दूसरी उन्होंने कहा व्यवस्थित है, तीसरी विशेषता ये क्या बात, देखिए जब आप अध्ययन कर रहे हैं, हमने कहा कि विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में करके आप अध्ययन कर लीजिए, तो व्यवस्थित की बात कर ली। तीसरा कहते हैं सामान्यतः, तीसरी विशेषता क्या बताते हैं, समानता को रखते हैं। और अंततः चौथी विशेषता ये क्या बताते हैं, परिमापन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, परिमापन। तो यह मूलभूत 4 विशेषताएं किसके द्वारा बताई गई हैं, तो फ्रेंड ये बताए गए लिंडजे गॉर्डनर के द्वारा ये 4 विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। अब यदि हम मूल विशेषताओं को देखें, ये तो लिंडजे गॉर्डनर की, अब यदि हम मूल विशेषताओं को देखें तो मूल विशेषताएं हमारी क्या हो सकती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हॉट है, गार्डनर है, जिनसेंस है, इन सभी की विशेषताओं को निकालकर मूल विशेषताओं को यहाँ पर रखना है, या हमने रखने का प्रयास किया। तो हमने बात की यहाँ पर प्रवृत्तियों का वर्णन, प्रवृत्तियों का वर्णन। जब भी अंतर्वस्तु विश्लेषण की बात आती है तो यह क्या करती है, अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रवृत्ति। देखिए
अंतर वस्तु यानी कि जब हम शब्दों की बात कर रहे हैं कि एक ही शब्द को कितनी बार किया गया, तभी तो हम कहते हैं कि भाई ये शब्द 100 बार बोला गया, यानी कि इस शब्द में कुछ तो खास है, तो प्रवृत्ति। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें, उत्कृष्ट रचनाओं की खोज। अंतर वस्तु विश्लेषण से क्या है? उत्कृष्ट रचनाओं की खोज, रचनाओं की खोज। अब उत्कृष्ट रचनाओं की खोज अंतर वस्तु विश्लेषण से कैसे होती है? निश्चित बात है, जब आप अध्ययन कर रहे हैं और खासकर एक के गहराई में अध्ययन कर रहे हैं, तो निश्चित बात है कुछ ना कुछ आपके सामने क्या होने वाला है, नया निकलने वाला ही है। ठीक है। संचार माध्यमों की तुलना, संचार माध्यमों की तुलना। अब संचार माध्यमों की तुलना हमारे अंतर वस्तु विश्लेषण में कैसे संभव? तो निश्चित बात, संचार माध्यम यानी कि किस वे से, संचार का माध्यम क्या है भाई? अंतर वस्तु विश्लेषण में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कम, जैसे न्यूज़पेपर का जो अध्ययन रहा, वह संचार का माध्यम क्या था? न्यूज़पेपर था। कि भाई हमने पूरे विश्व स्तर की घटनाओं को रखा और घटनाओं को एक न्यूज़पेपर में प्रिंट करके हमने प्रेषित कर दिया सभी के यहाँ। प्रेषित करने के उपरांत व्यक्ति की किस पोर्शन में ज़्यादा रुचि है, जैसे मैं कहूँ कि एक स्थान विशेष पर, यदि मैंने यहाँ बात की कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भाई जो न्यूज़पेपर जाता है, उस न्यूज़पेपर में टीचिंग वाला पोर्शन ही अधिक पसंद किया, या ऐसे न्यूज़पेपर को यहाँ पर पसंद किया जाता है जिसमें रिसर्च ज़्यादा है या कुछ नई खोज के बारे में जानकारी है, उस पेपर को यहाँ पसंद किया। तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर मूलतः कौन व्यक्ति रह रहे होंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पर ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं जो या तो रिसर्च से संबंधित हैं, या टीचिंग से संबंधित है, या विद्यार्थी जीवन से संबंधित है। कोई बिजनेसमैन क्या यह पसंद करेगा? क्लियर हुआ? तो इस प्रकार हम लोग माध्यमों को ध्यान देते हैं। फिर हम इसमें बात करते हैं संचार माध्यमों का, जो संचार माध्यमों से जो सामग्री प्राप्त हुई है, तो संचार सामग्री का परीक्षण, संचार सामग्री का क्या करना है कि लेखा परीक्षण, कि किस प्रकार से लिखा गया है। तो यह भी यहाँ पर मूल विशेषताओं के रूप में रखा गया, हमारे अंतःवस्तु विश्लेषण की विशेषताओं में से रखा गया है। और देख लेते हैं संचार स्तर का निर्माण एवं क्रियान्वयन। जो संचार स्तर आप बना रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं, तो भाई निर्माण करने के बाद आप क्रियान्वयन तो करेंगे ही करें। कोई बात पहुंचाना है अंतर वस्तु विश्लेषण के माध्यम से, तो उसके लिए आप इस चीज़ का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं भाई, हमारे अंतर वस्तु विश्लेषण के चरण क्या होंगे, किस चरणों से हमारी अंतर वस्तु विश्लेषण की जो विधि है प्रयोग की जाती है, आखिर किन किन चरणों को प्रयोग करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारी अंतर वस्तु विश्लेषण की विधि है हमारे अनुसंधान में एक निश्चित आधार पर लगी हुई है। चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एस ये जो चरण बताए गए हैं, इनके द्वारा जो चरण बताए गए, उन चरणों की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि भाई इनके द्वारा क्या क्या चरण बताए गए हैं। तो वह हम देखते हैं भाई क्या चरण होंगे। संबंधित तथ्यों का चुनाव, सबसे पहला चरण उन्होंने क्या बताया कि संबंधित तथ्यों का चुनाव कर लीजिए आप। संबंधित तथ्यों का चुनाव, देखिए जिस पर हमें अंतर वस्तु विश्लेषण की विधि का प्रयोग करना, निश्चित बात है उससे संबंधित तथ्यों को हमें चुनना तो पड़ेगा कि भाई इस तथ्य पर हमें बात करना है या इस तथ्य पर बात, जैसे मैंने कहा
कि भाई मैं शेक्सपियर के उपन्यास पर अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि को लगाना चाहता हूँ, तो शेक्सपियर के कौन से अंतर्वस्तु पर, यानी कि कौन से उपन्यास पर, उनकी कौन सी भावना पर, है ना, क्या उनके फ्रैक्शन पर लगाना चाहता हूँ, क्या उनके ड्रामा पर लगाना चाहता हूँ, कहाँ लगाना चाहता हूँ, तो वो तथ्य हमारे पास पहले से होना चाहिए। संबंधित तथ्यों को मैंने चुनाव कर लिया। अब इसके बाद क्या करना, अध्ययन इकाइयों को चुनाव कर लीजिए भाई आप। इसका अध्ययन इकाइयों का चुनाव कर लीजिए कि आपके अध्ययन की इकाई क्या क्या है। तो अध्ययन, हाँ यहाँ कर दी, अध्ययन इकाई का चुनाव, इकाई का चुनाव। जैसे मैंने कहा ना कि भाई शेक्सपियर, तो शेक्सपियर कहाँ हो गई, यहाँ की बात आ गई। फिर शेक्सपियर का कौन से प्रकार का उपन्यास, ठीक, तो उस पर हमने इकाई निश्चित कर ली कि भाई हमें इस इकाई पर ही अंतर्वस्तु की बात करना। इकाइयों की श्रेणी में अब क्या करना, विभाजन कर दी। जो इकाइयाँ आपने की हैं, इकाइयों का विभाजन कर दी। जैसे कि हमने प्रारंभ से ही कह रहे हैं कि भाई जो इकाइयाँ हम अध्ययन के लिए रखते हैं, उनका विभिन्न वर्गों में विभाजन करने के उपरांत ही हम क्या करते हैं, अंतर्वस्तु विश्लेषण लगेगा। तो इकाई का क्या करना हमें अब विभाजन करना है। देखिए रिसर्च में आप यह विभाजन, तथ्यों का सारणीकरण, विश्लेषण, हर एक मेथड में आपको करना रहेगा। ये बिल्कुल एक निश्चित फैक्ट है। आगे फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, जब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, तो श्रेणियों का अब हम परीक्षण कर दें। इकाइयों का विभाजन कैसे किया हमने, श्रेणियों में, सॉरी मैं लिखना भूल गया ना, इकाइयों का विभाजन कैसे किया, श्रेणियों में, श्रेणियों। फिर इन श्रेणियों को क्या करना भाई, इन श्रेणियों को जो आपने विभाजन किया है, इनका अब क्या करेंगे, श्रेणियां बना दी आपने, श्रेणियां छोटी छोटी बन गई, तो इन श्रेणियों का क्या करेंगे भाई, इन श्रेणियों का हम क्या करने जाएंगे, परीक्षण करेंगे। जो श्रेणियां बन गई, अब इन श्रेणियों का क्या करना है, श्रेणियों का भाई परीक्षण कर लीजिए, श्रेणियों का परीक्षण कर लीजिए। क्या करना है श्रेणियों का, तो फ्रेंड्स श्रेणियों का हमें क्या करना है, परीक्षण करना है। परीक्षण के उपरांत क्या करेंगे, तथ्यों को चुनाव कर लिया, इकाई में बांट दिया, विभाजन कर लिया श्रेणियों में, श्रेणियों का परीक्षण कर लिया। अब परीक्षण करने, देखिए परीक्षण जैसे ही हम करते हैं, तो परीक्षण करने के बाद क्या करना है हमें, अध्ययन की रूपरेखा एवं संरचना, अध्ययन की रूपरेखा, रेखा एवं संरचना, संरचना। क्लियर हुआ, यह भी हमारे पास होना चाहिए। चरण चल रहे हैं हमारे किसके, अंतर्वस्तु विश्लेषण, किसके अनुसार, एस सांता काउस के अनुसार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए भाई, श्रेणियों का परीक्षण कर लिया, अंतर्वस्तु, अंतर्वस्तु की इकाइयों का मापन, अंतर्वस्तु की इकाइयों का मापन, की इकाइयों का मापन। क्लियर हुआ यहाँ तक भाई, मापन कर ली। अब मापन के बाद हम क्या करेंगे, तो भाई मापन करने के बाद विश्लेषणात्मक व्याख्या पर आ जाएंगे हम। क्या करना अब हमें, विश्लेषणात्मक व्याख्या, विश्लेषणात्मक व्याख्या कर दीजिए, है ना, विश्लेषणात्मक व्याख्या हो जाएगी। जब विश्लेषणात्मक व्याख्या आप कर चुके होंगे, अब क्या बचा आपके पास, निश्चित बात है कि अंतिम में हम क्या करते हैं, प्रतिवेदन प्रारूप तैयार करते हैं, है ना। तो अंत में हमारे पास क्या बचता है, प्रतिवेदन तैयार करना। तो भाई प्रतिवेदन तैयार कर दीजिए, प्रतिवेदन तैयार करना। तो यह हमारे, अब प्रतिवेदन जो हम तैयार करते हैं, वह क्यों करते हैं, क्योंकि ये सारा जो अनुसंधान जो हमने किया है, जो चरणबद्ध हमने किया है, जो रिसर्च हमने किया, उस रिसर्च को हम प्रतिवेदन के द्वारा ही तो एक आम व्यक्ति को समझा पाते हैं। क्योंकि प्रतिवेदन का हम आशय क्या है कि प्रतिवेदन में हमारा पूरा जो रिसर्च है वह सरल भाषा में प्रतिवेदन में ही लिखाता है। तो भाई अंत में हमें क्या करना है, प्रतिवेदन तैयार करना है। यहाँ तक हमारे अंतर्वस्तु विश्लेषण के सारे चरण हुए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भाई कि अंतर्वस्तु विश्लेषण जो है, इसमें क्या क्या हमारे पास खास होंगी, इकाइयाँ क्या होंगी हमारे पास, है ना। हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर अंतर्वस्तु विश्लेषण की क्या इकाइयाँ होने वाली हैं, अंतर्वस्तु
विश्लेषण की इकाइयाँ, विश्लेषण की इकाई। अब क्या इकाइयाँ हो सकती हैं फ्रेंड? देखिए मैं प्रारंभ से ही बोलता आ रहा हूँ कि भाई जो इकाइयाँ हैं जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इस अध्ययन में कुछ छोटी छोटी इकाइयाँ रहती हैं। वो इकाइयाँ कैसी होती हैं, क्या होती हैं, हम उन इकाइयों को देख लेते हैं। चलिए चलिए सबसे पहले हम इकाई की बात करें तो सबसे पहले इकाई क्या है? शब्द। क्या है भाई इकाई? शब्द। देखिए शब्द को क्या हम बात करते हैं कि आप जो अंतर वस्तु विश्लेषण, तो कौन सा शब्द, चाहे मैंने बात की प्रचार की बात की हो, चाहे राजनीति की बात हो, जिसका भी हम अध्ययन करने जाए, उसमें किस शब्द का कितनी अच्छे से प्रयोग किया गया है। देखिए शब्द कई होते हैं, लेकिन हम कहते हैं जब हम कोई प्रचार कर रहे हों, कोई भाषण दे रहे हों, कोई उपन्यास लिख रहे हो, तो विशेष शब्दों का हम चयन करते हैं। तो वहाँ पर देखा जाता है किस चीज़ के लिए किस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया। तो सबसे छोटी सबसे प्रारंभिक इकाई क्या मानी गई यहाँ अंतर वस्तु विश्लेषण में? शब्द मानी जाती है। दूसरी, शब्द से मिलकर क्या बना है भाई? तो शब्द से मिलकर क्या बनता? एक वाक्य बनता। तो दूसरी इकाई क्या है भाई? दूसरी इकाई हमारी क्या हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। क्लियर है? शब्द पहली इकाई, दूसरी इकाई, शब्द से मिलकर क्या बने? वाक्य बने। और वाक्य को भी हम देखते हैं भाई ये जो वाक्य कहा गया है वह वाक्य किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, और जिस परिप्रेक्ष्य में यहाँ कहा गया क्या वही परिप्रेक्ष्य में यह वाक्य आगे भी प्रयोग किया गया और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। देखिए इन शब्दों को, इन वाक्यों को हम प्रवृत्ति के आधार पर, कितनी प्रवृत्ति पर यह प्रयोग किए गए हैं उनके आधार पर इनके गुणों का हम उपयोग करते हैं। फिर गुणों के आधार पर इनका हम गणनात्मक निर्णय पर पहुंचते हैं। तो पहला इकाई क्या है हमारी? शब्द। दूसरी इकाई क्या है हमारी? वाक्य। अब वाक्य के बाद क्या बनता है भाई? वाक्य के बाद क्या बनता है? तो आप कहेंगे सर वाक्य के बाद धीरे से क्या बन जाएगा? प्रसंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा फ्रेंड? प्रसंग बन जाएगा। तो हमारी तीसरी इकाई क्या हो जाएगी? हमारी तीसरी इकाई हो जाएगी प्रसंग। जैसे कहा था ना, किसी सामाजिक घटना को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रसंग समाज में क्या चल रहे हैं? प्रचलित हो गए। अब हम पूरी घटना का वर्णन नहीं करते, लेकिन उस प्रसंग मात्र का वर्णन करने से हम सारे पात्रों को देखते हैं कि यार तो प्रसंग आया। अब प्रसंग से जैसे ही आप निकले, प्रसंग किस पर होगा? घटना पर ना। तो घटना में कोई पात्र होंगे ना। तो भाई अगली इकाई क्या बन गई आपकी? पात्र बन गई। क्या बन गई फ्रेंड? अगली इकाई ही हमारी क्या हो जाएगी? पात्र। यानी कि जो घटना है वो है, घटना कितने पात्रों पर आई, यानी प्रसंग क्या होगा? कोई भी प्रसंग आप लेते हैं, जैसे हम बात करें कि भाई रामायण का प्रसंग, रामायण का एक छोटे से छोटा प्रसंग आप ले लीजिए, आपको वहां पर पात्र रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे? पात्र रखने पड़ेंगे। तो भाई हमारी अगली इकाई क्या है अंतर वस्तु विश्लेषण की? तो पात्र होगी। सबसे प्रारंभ कहाँ से हुआ? शब्दों से हुआ। शब्द की पुनरावृत्ति हुई, शब्द से जुड़ा वाक्य, वाक्य से जुड़ा प्रसंग, प्रसंग से क्या हुए? पात्र जुड़े। अब पात्र से क्या होने वाला है? तो भाई अगले पर आते हैं। पात्र से आगे हम निकल के आते तो भाई मद। क्या हो गई? जो पात्र हैं हमारे, उन पात्रों का क्या होने वाला है? मद। मदों के अनुसार भी हम क्या करते हैं फ्रेंड? अंतर वस्तु को फिर वर्गीकृत कर दे। जैसे मैंने कहा ना कि प्रसंग लिया, बहुत सारे प्रसंग होते हैं। अब उन प्रसंगों हम क्या करते हैं? टुकड़ों में बांट देते हैं, मदों में बांट देते कि भाई ये प्रसंग यहीं पर दिखाए जाएंगे। जब भी आपने देखा होगा कोई भी अध्याय होता तो पूरा अध्याय विस्तार से नहीं बताया जाता, एक छोटा सा प्रसंग रखा जाता और एक मद रख दी। इस मद को लेकर ही हमें इस प्रसंग को क्या करना है? बताना है। क्लियर हुआ? तो हमारी पांचवी इकाई क्या हो गई भाई? हमारी पांचवी इकाई हो गई मद। सबसे पहली इकाई क्या थी? शब्द थी। शब्द से वाक्य बने, वाक्य से प्रसंग बने, प्रसंग से पात्र आए, पात्र में मद रख दिया एक छोटा। अब मद के बाद इन सबको हम कहाँ करने वाले हैं? निश्चित बात है कोई स्थान या हम समय पर रखेंगे। किस पर रखेंगे भाई? कोई स्थान या समय। तो हमने कह दिया एक समय या हमने कह दिया स्थान विषय। जैसे मैं कहूँ कि भाई आपने देखा होगा बारिश के समय पर आला बहुत चलती है, एक समय विशेष पर। ऐसा तो नहीं कि हर कभी चल जाएगी आला, एक निश्चित समय और निश्चित स्थान। क्लियर हुआ? तो हमारे अंतर वस्तु विश्लेषण की इकाइयां क्या होंगी?
शब्द हो गया, वाक्य हो गया, प्रसंग हो गया, पात्र हो गया, मद हो गई, समय हो गया और स्थान हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स, ये हमारी मूलभूत इकाइयां हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण की। क्लियर, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब अंतर्वस्तु विश्लेषण में हम देखते हैं कि ये सारी चीजें हैं, कोई समस्याएं भी होंगी। पहले हमने देखा कि किन समस्याओं के कारण अंतर्वस्तु विश्लेषण आया, लेकिन अंतर्वस्तु विश्लेषण आने के बाद भी समस्याएं उत्पन्न होंगी ना। जब आज इस विधि को लगा रहे हैं, इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपने देखा इस विधि को लगाने के उपरांत हमें कोई समस्या, वो समस्या क्या होंगी, हम उन समस्याओं की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए प्रमुख समस्याओं में हम किन किन को रख सकते हैं। जब हम प्रमुख समस्याओं की बात कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि भाई किस प्रकार से हमें समस्या हमारे सामने आती हैं। चलिए समस्या की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली समस्या की अनिश्चित समग्र की, यानी कि हमारे पास जो अंतर्वस्तु विश्लेषण हम कर रहे हैं, समग्र यानी हमारे पास अब इतना तथ्य नहीं है, निश्चितता नहीं है हमारे पास तथ्य की। जैसे मैंने कहा ना कि भाई वह व्यक्ति, फला व्यक्ति बुरा है। अब भाई कैसे बताऊं मैं कि कितना बुरा है, अनिश्चितता हो गई। हो सकता है मेरे नजरिए में बहुत बुरा, आपकी नजरिए में बहुत अच्छा, किसी के नजरिए में न्यूट्रल हो। चले साहब मेरे लिए अच्छा है ना बुरा है, चले ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समस्या में देख रहे हैं, सबसे पहली समस्या हमारे पास क्या बन के आती है कि अनिश्चित समग्र, यानी हमारे पास जो डेटा है वह कैसा है, निश्चित नहीं है। कैसा है, अनिश्चित। क्लियर हुआ, अनिश्चित समग्र हो पहली सबसे महत्वपूर्ण समस्या। और समस्या क्या बनी भाई, सबसे पहली चीज ये समस्या आई। अब समस्या के बाद हमने फिर भी अपना कार्य किया, तो हमारे पास क्या मिलने वाला, दोषपूर्ण निदर्शन। क्या है भाई, दोषपूर्ण निदर्शन। अब दोषपूर्ण, आप कहेंगे सर दोषपूर्ण निदर्शन कैसे हो सकता है, भाई बिल्कुल हो सकता है दोषपूर्ण निदर्शन। जैसे मैंने कहा, निदर्शन का मतलब क्या होता है, सैंपलिंग की बात की जा रही है ना। भाई मेरे पास इस घटना से संबंधित बहुत सारे हैं, बहुत सारे फैक्ट निकल के आ रहा है, इस बार बहुत सारे फैक्ट मेरे पास आ रहा है। तो भाई मैंने कहा कि भाई इसी फैक्ट पर चलो, वह मेरी पूर्वाग्रह है और मैंने उसे आपको दे दिया। हाँ मेरा पूर्वाग्रह कि भाई मेरे अनुसार घटना ऐसे 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 घटित हुई थी और आप इसको ऐसे ऐसे शामिल कर लीजिए। तो इसलिए दोषपूर्ण निदर्शन यहाँ पर समस्याओं में हम लोग रखते हैं। कैसा निदर्शन, दोषपूर्ण निदर्शन रखा जाता है। और समस्या क्या होगी, और समस्या क्या बन सकती है, समय की समस्या एक बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। समय की समस्या, भाई जब भी हम इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं तो कई बार स्थिति बन जाती है, हम जहाँ से तथ्य एकत्र कर रहे हैं वो हमें समय पर नहीं मिल पा रहा व्यक्ति। इस प्रकार हम देखें कि समय की समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पर हमारे लिए बन जाया करती है। और क्या हो सकता है, जैसे हमने दोषपूर्ण निदर्शन की बात की, यदि निदर्शन दोषपूर्ण हो सकता है तो और क्या पक्षपातपूर्ण हो सकता है, निश्चित बात है सामग्री के स्रोत क्या हो सकते हैं, पक्षपातपूर्ण सामग्री के स्रोत। पक्षपातपूर्ण सामग्री के स्रोत क्या हो सकते हैं भाई, पक्षपातपूर्ण सामग्री के स्रोत। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि भाई आप किसी के अध्ययन के लिए आए थे, आपको लगा ये सीक्वेंस ए बी सी डी ही होगा। मैं नहीं नहीं साहब, ये ए के बाद बी तो यही आता है। क्यों, क्योंकि मुझे इससे पर्सनली दुश्मनी थी, पर्सनली मेरे पूर्वाग्रह थे, तो मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ कर ये पक्षपात। क्लियर, जिस प्रकार हम सहभागी अवलोकन में कुछ अनुसंधान को कैसे करते हैं, पक्षपात कर ले। क्यों, हम जिस समूह का हिस्सा हम स्वयं बन गए, अब उसकी बुरी हुई चीजों को हम किसी अन्य को कैसे बता दें, है ना। तो यही चीज आदि पक्षपातपूर्ण हमारे पास समस्या उत्पन्न हो जाती। क्लियर हुआ। इन सब समस्याओं के बावजूद भी कुछ ना कुछ महत्व तो होगा, कुछ ना कुछ उपयोगिता तो होगी, क्योंकि भाई उपयोगिता है तभी ना यह विधि आज भी अनुसंधान में प्रयोग की जा रही है। तो चलिए महत्व को देख लेते हैं, भाई क्या महत्व होने वाली है हमारे पास, क्या उपयोगिताएं होने वाली है। तो महत्व या उपयोगिता क्या होने वाली है वह भी हम देख लेते हैं। यानी हमारे अंतर्वस्तु विश्लेषण की महत्व या उपयोगिता क्या है, चलिए इन पर विचार कर लेते हैं क्या हो सकती है। तो सबसे पहले यदि हम ध्यान से देखें अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि को, तो हम क्या देखते हैं, गुणात्मक तथ्यों को कैसे परिवर्तित कर रही है, गणनात्मक। सबसे महत्वपूर्ण
हमारे पास कई बार आएंगे कि गुणात्मक तथ्य हैं, तो उन गुणात्मक तथ्यों को हम कैसे गणनात्मक में परिवर्तित करें। तो हमें क्या चाहिए भाई, अंतर वस्तु विश्लेषण हमें चाहिए ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात है हमारे पास इस विधि के द्वारा हम क्या कर रहे हैं भाई, गुणात्मक अध्ययन को गणनात्मक में परिवर्तन, गुणात्मक अध्ययन को गणनात्मक में परिवर्तन, गणनात्मक में परिवर्तन। चलिए सबसे पहली विशेष बात हमारे सामने आ गई, सबसे पहली उपयोगिता हमारे सामने आ गई। चलिए दूसरी उपयोगिता क्या खास हो सकती है भाई इस विधि का प्रयोग करते समय। तो हमने कि संचार संबंधी अध्ययन का उपयोग, क्या बात आई, संचार संबंधी अध्ययन का उपयोग, संचार संबंधी अध्ययन का उपयोग, संबंधी अध्ययन का उपयोग। क्लियर। चलिए और हमारे पास क्या महत्वपूर्ण चीज़ आती है इस विधि के द्वारा। तो हम अगली विधि हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या, व्यक्तित्व का अध्ययन। इस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व का अध्ययन, व्यक्तित्व का अध्ययन क्या कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व का अध्ययन हमें करना तो कैसे करेंगे, निश्चित बात है अंतः वस्तु विश्लेषण का ही हमें उपयोग करना होगा। क्योंकि व्यक्ति भले ही कैसा है, मूर्ख दिखाई दे रहा है, मूर्ख है, लेकिन उसके अंदर के विचार नहीं ना दिखाई दे रहे हैं। क्या अंदर के विचार दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को देख कैसे हो, बाहर से ही देखोगे ना, उसके मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है, क्या आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अंतर्वस्तु विश्लेषण। क्या चाहिए हमें, अंतर्वस्तु विश्लेषण ही चाहिए हमारे लिए। चलिए ठीक है, तो व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, अंतर्वस्तु विश्लेषण का ही प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर। और क्या खास बात किसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, तो भाई चलिए और देखते हैं भाई किसके लिए। जब हम समूह की मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने जा रहा हूं, कोई समूह है, समूह का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए, समूह का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, कैसा विश्लेषण, तो भाई मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए हमें किसकी आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए, विश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता फ्रेंड, अंतर्वस्तु विश्लेषण की ही आवश्यकता। एक समूह है, कुछ लोगों का, उस समूह में बहुत से लोग बैठे हैं। अब समूह की मानसिकता हमें समझना है, उनकी मनः स्थिति हमें समझना, तो कैसे करेंगे, हम देखेंगे कुछ दिन इसके साथ बैठेंगे समूह में, कुछ दिन उसके साथ बैठेंगे, कुछ दिन उसके साथ बैठेंगे, और एक दूसरे से हमें फिर जानकारी मिले। और जब जैसे ही जानकारी मिलेगी तो वास्तव में हमें किसकी जानकारी मिल रही, निश्चित बात है हमें समूह की जहाँ जानकारी मिल रही है। क्लियर है। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये थी हमारी क्या, अंतर्वस्तु विश्लेषण, शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण का, ठीक है ना। वस्तु चलिए क्या क्या हमने देखा, तो सबसे पहले हमने देखा कि यह विधि किसकी है, अनुसंधान की विधि। कैसी है, अनुसंधान विधि, ठीक है ना। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग यदि हम बात करें, सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो मैल्कॉम विली के द्वारा। किसके द्वारा, मैल्कॉम विली के द्वारा। क्लियर हुआ, ठीक है ना। कब किया गया, यदि हम कब की बात करें तो कब किया गया था, 1926 में। इसी के साथ एक बार और 1926 में किया गया। फिर उसके आगे किसके द्वारा किया गया, तो हैरोल्ड हमारे आते हैं, कौन आते हैं, हैरोल्ड। हैरोल्ड के द्वारा कब किया गया, तो 1930 में किया गया हैरोल्ड के द्वारा, ठीक है ना। इस विधि को देखा, वास्तव में यह विधि क्या है, तो विभिन्न छोटे छोटे अंतर्वस्तु विश्लेषण का किस लिए प्रयोग किया गया, सामाजिक घटना का अध्ययन करने के लिए, सामाजिक घटना का अध्ययन के लिए। क्लियर हुआ, सामाजिक घटना का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग। और हमने क्या देखा इसमें, तो हमने यहाँ पर पीवी यंग को देखा, तो पीवी यंग ने जो परिभाषित किया, पीवी यंग ने किस प्रकार परिभाषित किया इसे, कि भाई प्रश्नावली, क्या प्रश्नावली हुई, ठीक है ना, अनुसूची हुई, साक्षात्कार हुआ, ठीक है, साक्षात्कार,
इन सब के द्वारा किस प्रकार से गुणात्मक को कैसा क्रमबद्ध करके, गुणात्मक तथ्यों को क्रमबद्ध करके इसमें बदल दिया जाए, गणनात्मक में बदल दिया जाए। यह कौन कहते हैं? पीबी यंग कहते हैं। फिर हमने किसका देखा? कैप्लॉन का हमने देखा। इसके बाद हमने अंतर्वस्तु विश्लेषण में क्या देखे? तो अंतर्वस्तु विश्लेषण के हमने क्या क्या खास चीज़ें देखी? अंतर्वस्तु विश्लेषण के हमने विशेषताएं देखी। क्या देखी फ्रेंड? विशेषताओं पर हम आए, है ना। तो हमने विशेषताएं देखी अंतर्वस्तु विश्लेषण की। और क्या देखा? अंतर्वस्तु विश्लेषण की विशेषताओं के साथ साथ इसके हमने क्या देखे? चरण देखे, भाई कितने चरण से हम अध्ययन कर सकते हैं। चरण के साथ साथ फिर हमने क्या देखा? भाई इनकी समस्याओं की बात की कि यदि अंतर्वस्तु विश्लेषण हम कर रहे हैं तो इससे हमें समस्याएं होंगी, वो समस्याएं देखी। समस्या के बाद हमने क्या देखा? समस्या के बाद इसकी महत्व या उपयोगिता की बात की, महत्व या उपयोगिता की बात की हमने, है ना। और इसी के साथ साथ हमने किसकी बात की? भाई महत्व उपयोगिता हो गई। इसके साथ साथ हमने बात की भाई इससे संबंधित अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाइयों की बात की। जब हमने इकाइयों को देखा, इकाइयों में हमने किस किस को रखा? इकाइयों में हमने भाई शब्द को रखा सबसे पहले, कि शब्द एक इकाई है। फिर इसके बाद हमारी वाक्य एक इकाई है, वाक्य के बाद हमारी प्रसंग एक इकाई है। प्रसंग के साथ साथ हमारे पास क्या है? प्रसंग है। प्रसंग के बाद हमने पात्र की बात की, पात्र के बाद हमने मद की बात की, मद के बाद हमने स्थान एवं समय की बात की, स्थान एवं हमने किसकी बात की? समय की बात की। यह सब हमने किस में देखा? यह सब हमने अंतर्वस्तु विश्लेषण में देखा। क्लियर हुआ? तो फ्रेंड आई होप यह क्लास आपको पसंद आई हुई होगी। अंतर्वस्तु विश्लेषण से संबंधित अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में हमने इसे देखा। तो फ्रेंड पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव सेशन और हमसे संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी आपको मिल जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पर आपको समस्त जानकारी और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आता तो ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।